हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विदम ट्यूटोरियल्स, जहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं क्लास 11 एंड क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड वीडियोस। मैं हूं अंशिता जिंदल और मैं आपके लिए आज लेकर आई हूं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स की वन शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हर चीज हम कवर करने वाले हैं। एज यू नो, हमारा ये जो चैप्टर है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड पार्ट 2 है नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। सो देखो, हमारे जो पार्ट 1 है हिस्ट्री, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में पहले पुराने टाइम में बिजनेस कैसे होता था। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। लेकिन जो पार्ट 2 है नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, वो हमारा मेजर चैप्टर रहेगा, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि बिजनेस होता क्या है, कैसे हम बिजनेस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से, जो कि है हमारा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। सो देखो, आप सबको पता होगा हम पहले क्या बोलते थे, इंडिया पुराने टाइम में बोला जाता था सोने की चिड़िया होती थी। अब देखो, इंडिया में पुराने टाइम में बहुत अच्छे से बिजनेस चलता था, नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि इंडिया बाकी देशों के साथ भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता था। हमें इसमें ये पढ़ना है कि बिजनेस हम कैसे करते थे, कौन लोग ये बिजनेस करते थे, किन चीजों का हम बिजनेस करते थे, हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसा था, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि इंडिया में उस टाइम पे बैंकिंग सिस्टम कैसा था, इंडिजिनस पुराना बैंकिंग सिस्टम हमारा कैसा था। जैसे आपको पता है आज की डेट में हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, बैंक्स हैं, ऐसे ही पुराने टाइम में ये सब चीजें नहीं होती थी। पुराने टाइम में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हम यूज करते थे ट्रेड करने के लिए, क्या आप बोला जाता था उन डॉक्यूमेंट्स को हुंडी, चिट्ठी। दीज वर द डॉक्यूमेंट्स दैट वर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट ट्रांजैक्शंस इन व्हिच मनी पास्ड फ्रॉम हैंड टू हैंड। जैसे आज की डेट में होता है कि अगर हमें बिजनेस करना है, हम क्रेडिट कार्ड्स का यूज करते हैं, पेटीएम, यूपीआई का यूज करते हैं। पुराने टाइम में बिजनेस करने के लिए, पैसा ट्रांसफर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स का यूज किया जाता था, जिनका नाम है हुंडी एंड चिट्ठी। ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे। दूसरी चीज हमारे पास आती है, क्या इंटरमीडिएरीज पुराने टाइम में होते थे। देखो, इंटरमीडिएरीज मतलब जैसे आज अगर आपको सामान खरीदना है, आप अपने पास वाले किराना स्टोर पे जाते हो, रिटेलर के पास जाते हो। पुराने टाइम में कैसे क्या इंटरमीडिएरीज होते थे, कौन होलसेलर्स, रिटेलर्स होते थे जो बिजनेस कैरी ऑन करने में हेल्प करते थे। सो देखो, इट कंप्राइज्ड कमीशन एजेंट्स। पुराने टाइम में कौन होते थे, कमीशन एजेंट्स होते थे, ब्रोकर्स होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, बोथ फॉर द होलसेल एंड रिटेल गुड्स। पुराने टाइम में होलसेलर और रिटेलर की जगह पे क्या होते थे, कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे। द इंस्टीट्यूशंस ऑफ जगत सेट्स ऑल्सो डेवलप्ड एंड एक्सरसाइज्ड ग्रेट इन्फ्लुएंस। तो हमारे पास हमारे होलसेलर रिटेलर की जगह क्या होते थे, कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स एंड जगत सेठ होते थे, जो कि ये सारा बिजनेस में इंटरमीडिएरीज का रोल प्ले करते थे। उसके बाद आती है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती थी। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारी बाय लैंड एंड बाय सी होती थी। मैरीटाइम ट्रेड वाज अनदर इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। सो क्या बोला गया है कि विद इन इंडिया तो भैया हम बाय लैंड कर लेते थे, बट हमारा सी का, ठीक है, पानी से जहाजों के थ्रू सामान दूसरे देशों में भेजना, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था हमारे बिजनेस में, ट्रांसपोर्टेशन में। सो बाय सी, बाय लैंड हमारी ट्रांसपोर्टेशन चलती थी। अगली चीज मेरे पास आती है ट्रेडिंग कम्युनिटीज। कौन सी कम्युनिटीज होती थी उस टाइम पे, देखते हैं। तो पंजाबी और मुल्तानी लोग होते थे नॉर्दर्न रीजन में। इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में बिजनेस कौन करता था, पंजाबी लोग और मुल्तानी लोग। वाइल भट्ट्स मैनेज द ट्रेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात में कौन होते थे, भट्ट्स होते थे। एंड राजस्थान, गुजरात और राजस्थान में भट्ट्स होते थे। इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न एरिया में हमारे पास कौन था, दीज ग्रुप्स वर कॉल्ड एज महाजन, छठ वर इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स फ्रॉम द साउथ। सो हमें क्या बोला गया है, नॉर्थ रीजन में हमारे पास कौन था, पंजाबी और मुल्तानी लोग थे। भट्ट से हमारे गुजरात एंड राजस्थान में, वेस्टर्न रीजन में हमारे पास महाजन थे, और छत्स थे हमारे पास साउथ इंडिया में। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग कम्युनिटीज का नाम हमें बताया गया कि इंडिया में रीजन वाइज किस रीजन में कौन सी कम्युनिटी का राज था, किस रीजन में कौन सी कम्युनिटी बिजनेस करती थी। अगेन आपको ये सब याद करना पड़ेगा। फिर आती है मर्चेंट कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेशंस कंपनीज कौन सी थी हमारे पास। सो दीज कॉर्पोरेशंस ऑर्गेनाइज्ड ऑन a formal basis framed their own rules of membership and professional code of conduct which even kings were supposed to accept and respect. So क्या बोला गया है, देखो आज जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऐसे पुराने टाइम पे क्या होती थी, कॉर्पोरेशंस होती थी। वो कॉर्पोरेशंस खुद से अपने रूल्स बनाती थी, फॉर्मल बेसिस पे सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करती थी एंड अपने पूरे रूल्स बनाती थी कि कैसे हमारी कॉर्पोरेशन का कोई मेंबर बन सकता है। और इनके जो रूल्स होते थे वो किंग्स को भी मानने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि देखो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस थी। आज भी जैसे होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके अंडर पॉलिटिशियंस भी झुक जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो कॉर्पोरेशंस थे, इनके खुद के रूल्स थे जो इवन किंग्स उस टाइम के होते थे उनको भी मानना पड़ता था। ठीक है जी। एंड लास्ट इसमें हमारे पास चीज आती है ट्रेड सेंटर्स। कौन सी मेजर जगह थी जहां पे ट्रेड इंडिया में होता था। सो देखते हैं, देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ टाउन्स। हमारे पास हर तरीके के टाउन्स थे, जैसे कि पोर्ट टाउन्स, पोर्ट्स थे,
पोर्ट्स क्या होता है, जहां से सामान जहाजों के थ्रू दूसरे देशों तक भेजा जाता है। तो पोर्ट्स वाले टाउन्स थे हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले टाउन्स थे हमारे पास, मर्केंटाइल टाउन्स थे जहां पे हम सामान खरीद बेच करते थे, सेक्रेट सेंटर्स थे रिलीजन के लिए, पिलग्रिमेज के लिए। हमारे पास हर तरीके के टाउन्स, हर तरीके के सेंटर्स हमारे पास मौजूद थे, मैन्युफैक्चरिंग से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके रिलीजन तक, हर चीज के लिए हमारे पास अच्छे खासे एरियाज, अच्छे खासे टाउन्स पुराने टाइम में प्रेजेंट थे। एंड इसके बाद लास्ट चीज हमारे पास आती है कि हम मेजरली किन चीजों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। सो इंडिया काफी फेमस था इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के लिए, एंड इंडिया से एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा होते थे। इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमेशा फेवरेबल बैलेंस रहा है, यानी कि इंडिया में से हमेशा ऐसा होता था कि इंडिया एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता था, इंपोर्ट्स कंपैरेटिवली कम करता था। तो इसी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा अच्छा खासा पैसा एक्यूमुलेट हो रहा था पुराने टाइम में। सो देखते हैं इंडिया में हम किन चीजों का एक्सपोर्ट करते थे। सो द मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट जो इंडिया में से हम करते थे, सबसे पहली चीज एक्सपोर्ट्स में हमारे पास क्या थे, स्पाइसेस। इंडिया जो था अपने मसालों के लिए, अपनी स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस था। बहुत ज्यादा इंडिया की जो स्पाइसेस थी वो एक्सपोर्ट करी जाती थी अलग अलग देशों में। उसके अलावा व्हीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सीसम ऑयल, कॉटन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हम जो है एक्सपोर्ट करते थे। रही बात इंपोर्ट्स की, तो इंपोर्ट्स में हम क्या क्या इंपोर्ट करवाते थे, हॉर्सेज, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स, लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें हम जो है इंपोर्ट इंडिया में करवाते थे। सो इंडिया में हम क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा रहे थे, ये चीजें। इंडिया में हमें ये पढ़ना है कि नॉर्दर्न रीजन में कौन सी कम्युनिटीज थी, सदर्न रीजन में कौन सी कम्युनिटीज थी, फिर इंडिया में हम कहाँ कहाँ पे क्या बिजनेस करे थे। ये सारी चीजें थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में पढ़ना है। जितना मैंने आपको यहाँ पे करवाया है, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, इससे ज्यादा और आपको करने की जरूरत नहीं है। ये आपके एग्जाम के लिए इनफ रहने वाली है, क्योंकि इन्हीं में से किसी ना किसी एक चीज पे आपको जो है क्वेश्चन आता है। चलो जी, अब हम शुरू करते हैं हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर, जो कि हमारा मेजर पार्ट रहने वाला है, जिसके ऊपर मेजरली सारा चैप्टर हमारा है, जो कि है हमारा नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। इसमें हम आपको ये पढ़ाने वाले हैं कि बिजनेस होता क्या है। क्योंकि देखो, आप लोग जो है नए नए आए हो 11th क्लास में, अभी आपका पहला चैप्टर है। 12th में भी आप आगे बिजनेस के बारे में पढ़ोगे, अपने कॉलेज में भी पढ़ोगे, तो सबसे पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि बिजनेस होता क्या है। सो देखो, आपके सामने बिजनेस की डेफिनेशन है, ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि आप इस बिजनेस की पूरी डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड समझो, याद तो करना ही है, पर इसके एक एक अक्षर को समझना भी है। क्योंकि अगर बिजनेस समझ लिया तो इसके आगे सिग्निफिकेंस, इसका नेचर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आगे आप इसी में से निकाल के यूज कर सकते हो। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इसको वर्ड बाय वर्ड हम समझते हैं। सो देखो क्या बोला है, बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। बिजनेस एक काम है, कैसा काम है, इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज। देखो क्या बोला गया है, बिजनेस एक ऐसा काम है जिसमें लोग, नंबर 1 क्या बोला गया है, रेगुलर बेसिस पे एंगेज करते हैं, जिसको लोग रेगुलरली करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास आईफोन था, मैंने आईफोन को चलाया 1-2 साल, अब वो पुराना हो गया, अब मुझे नया आईफोन लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपने पुराने आईफोन को बेच दूंगी। अब अगर मैंने अपना पुराना आईफोन बेचा एक बार ताकि मैं नया आईफोन ले सकूं, तो क्या मैं ये बोलूंगी कि मेरा आईफोन बेचने का बिजनेस है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मैंने एक ही बार किया। अगर मैं रोज रोज आईफोन खरीदूं, बेचूं, पुराने आईफोन बेचूं, तो वो मेरा बिजनेस होगा। पर एक बार मैंने अपना पुराना फोन बेच दिया, पुराना फर्नीचर बेच दिया, अपने घर का एसी बेच दिया, गाड़ी बेच दी, अगर एक बार हम ये कर रहे हैं तो ये हमारा बिजनेस नहीं है। अगर हम डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, एक रेगुलर इंटरवल पे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खरीद बेच कर रहे हैं, तभी बोलेंगे बिजनेस है, वरना नहीं बोलेंगे। सो बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज। किस चीज में? रेगुलर काम तो कर रहे हो, कर क्या रहे हो? इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू द परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल। अब देखो क्या बोला गया है कि हमें पहली चीज तो रेगुलर बेसिस पे काम करना है। बिजनेस एक ऐसा काम है जिसमें हम रेगुलरली काम करते हैं। क्या काम करते हैं? या तो हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। देखो परचेज का क्या मतलब होता है कि हमने, जैसे एक रिटेलर है, आपके घर के पास वाले किराने की शॉप है, आप उस किराने की शॉप से जाके दूध, ब्रेड, ये सब कुछ खरीदते हो, तो क्या इसका ये मतलब है कि वो रिटेलर खुद से दूध बनाता है, ब्रेड, एग, ये सब कुछ बनाता है? जी नहीं। वो पीछे होलसेलर से खरीदता है और आगे कस्टमर को बेच देता है। तो उसको हम बोलते हैं कि उसने पहले परचेज करा और कस्टमर को बेचा। लेकिन कोई ना कोई तो प्रोड्यूस कर रहा है ना, जो प्रोड्यूसर होता है, जो ब्रेड बना रहा है, केक बना रहा है, कुछ ना कुछ वो बना रहा है, दही बना रहा है, वो सब चीज। तो आप या तो पीछे से कुछ परचेज करके आगे बेचते हो, या फिर खुद से उसकी प्रोडक्शन करते हो और सामान आगे बेचते हो। परचेज करके कौन बेचता है? रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। परचेज करके कौन बेचता है? रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। लेकिन प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर, जिसको हम मैन्युफैक्चरर भी बोलते हैं। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर। सो हमने बिजनेस में क्या किया? कुछ काम किया, रेगुलर बेसिस पे किया। क्या काम किया? या तो कुछ परचेज किया, या तो कुछ प्रोड्यूस किया। क्यों परचेज किया, क्यों प्रोड्यूस किया?
ताकि हम क्या कर सके, सेल कर सके उस चीज की। क्यों किया हमने कुछ परचेज या प्रोड्यूस, क्यों किया, ताकि हम उस चीज की बाजार में जाके सेल कर सके। एक चीज याद रखना, अगर आपने कोई चीज खरीदी या प्रोड्यूस करी लेकिन वो बेची नहीं तो वो आपका बिजनेस नहीं होगा। मैंने एक फोन खरीदा तो क्या वो मेरा बिजनेस है? जी नहीं, वो मेरा बिजनेस नहीं है। लेकिन मैंने एक फोन खरीदा और उसको आगे बेचा तो वो मेरा बिजनेस होगा। तो अपने यूज के लिए कुछ खरीदा या प्रोड्यूस किया, बिजनेस नहीं है। परचेज या प्रोड्यूस करके सेल किया तो वो बिजनेस है, ठीक है। सो रेगुलर बेसिस पे परचेज या प्रोड्यूस, पर रेगुलर बेसिस पे परचेज या प्रोड्यूस करके सेल करा किस चीज को? अब सवाल तो ये है ना, रेगुलर बेसिस पे परचेज किया या प्रोड्यूस किया, क्यों किया? ताकि सेल कर सको। किस चीज की सेल करोगे? अब दो चीजें आएंगी फिर से, या तो गुड्स की या तो सर्विसेज की। अब देखो क्या है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो अब यहाँ पे हमें सारी चीज समझ आती है कि बिजनेस क्या है। रेगुलर बेसिस पे कुछ परचेज या प्रोड्यूस करके आगे बेचो। क्या परचेज या प्रोड्यूस करोगे? या तो गुड्स या तो सर्विसेज। गुड्स क्या होती हैं? गुड्स होती हैं ऐसी चीजें जो टैंजिबल हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। लेकिन सर्विसेज क्या होती हैं? इनटैंजिबल चीजें, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फोन एक टैंजिबल चीज है, गुड्स है, आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, अपने पास स्टोर कर सकते हो, खरीद के घर लेके जा सकते हो। पर टीचिंग या डॉक्टर की सर्विसेज या सीए की सर्विसेज, वो सर्विसेज है। आप सीए की सर्विसेज को देख नहीं सकते, टच नहीं कर, आप फील कर सकते हो। डॉक्टर की सर्विस को फील कर सकते हो कि मुझे कुछ समझ आया, डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया। आप टच या देख नहीं सकते, आप उसको घर नहीं लेके जा सकते, आप बस उसको फील कर सकते। तो या तो गुड्स या तो सर्विसेज। अब सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है कि ये सारा झंझट हमने करा क्यों? बिजनेस है क्या ये सब कुछ करना? सवाल ये पैदा होता है, ये सारा झंझट हमने करा क्यों? विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। क्यों करा हमने ये सब? ताकि एट द एंड हम लोग प्रॉफिट कमा सके। क्यों किया? ताकि एट द एंड हम लोग क्या कर सके? प्रॉफिट कमा सके। अब समझो पूरी डेफिनेशन, एक एक अक्षर अब तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। देखते हैं अब शुरू से। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऐसा काम है जिसमें लोग रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? या तो कुछ परचेज करते हैं या तो कुछ प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो उसको बाजार में जाके बेच सके। किस चीज को बेचोगे? या तो गुड्स को बेचोगे या तो सर्विसेज को बेचोगे। और ये सब कुछ आप क्यों करोगे? ताकि तुम प्रॉफिट कमा सको, ताकि तुम प्रॉफिट कमा सको। लेकिन एक चीज याद रखना, मान लो आपने ये सब कुछ किया, आपने रेगुलर बेसिस पे कुछ सामान खरीदा, उसको आगे बेचा, गुड्स को किसी को, मान लो आपने किराने की दुकान खोली, रेगुलर बेसिस पे आपने सामान खरीदा बेचा, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया आपका ये बिजनेस नहीं है? जी नहीं। फिर से जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा। मैं क्या बोल रही हूँ, देखो, विद व्यू, आप चाहते हो कि आपको प्रॉफिट हो, पर जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो। देखो, प्रॉफिट या लॉस हो, कुछ भी हो, वो बिजनेस होगा। आपकी चाहत होनी चाहिए कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो मैं उसको लॉस बोलूंगी। लेकिन अगर आप चाहते ही नहीं प्रॉफिट कमाना, फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मंदिर है या फिर गुरुद्वारा है या फिर एनजीओज हैं, जितने भी, वो लोग काम क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए काम वो कर ही नहीं रहे। वो लोग काम क्यों कर रहे हैं? लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को खुशी बांटने के लिए, इन चीजों के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे प्रॉफिट कमाना एक उनका मोटिव ही नहीं है, उनको भी हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। जैसे कि एनजीओस, उनका मोटिव ही नहीं है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव है कि वो प्रॉफिट कमाए, फिर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉफिट कमाने का मोटिव होना चाहिए। अगर आपको बिजनेस करना है तभी हम बोलेंगे कि आप बिजनेस कर रहे हो। आई होप पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। रेगुलर बेसिस पे परचेज या प्रोड्यूस करके सेल करना गुड्स एंड सर्विसेज का विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। आई होप पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगली चीज मेरे पास आती है इकोनॉमिक वर्सेस द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो, बहुत सबसे आसान टॉपिक इस चैप्टर का अगर कोई है तो वो यही टॉपिक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो आप पैसे के लिए नहीं कर रहे, बाकी कुछ भी आपका मोटिव हो, लोगों को प्यार बांटना, खुशी बांटना, अपने खुशी के लिए, अपने रिलीजन के लिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए, आपका बस मोटिव पैसा कमाना नहीं है, कुछ भी और मोटिव हो सकता है, तो आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आपका मोटिव क्या है?
है? सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। अगर मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा रही हूँ तो वो मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट अगर मैं पैसे के लिए एज ए टीचर बच्चों को बाहर जाके पढ़ा रही हूँ तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर हमारे मम्मा घर पे हमारे लिए खाना बनाए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट एक कुक जो रेस्टोरेंट में कुकिंग कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज बाय विच वी कैन अर्न अवर लाइवलीहुड। हम अपना पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि एक वर्कर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक डॉक्टर जो अपने क्लीनिंग में काम कर रहा है, एक मैनेजर जो अपने ऑफिस में काम कर रहा है, एक टीचर जो स्कूल में पढ़ा रही है। जो भी लोग काम कर रहे हैं ताकि वो पैसा कमा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी? दैट आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स, पेट्रियोटिज्म एक्सेट्रा। जैसे कि एक हाउसवाइफ अगर घर पे खाना बनाए अपने बच्चों के लिए, एक बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड, और दे आर परफॉर्मिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्योंकि वो ये काम क्यों कर रहे हैं? आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, फॉर देयर रिलीजन, फॉर देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। सबसे आसान सिंपल ये 1 मिनट का हमारा टॉपिक है। अब अगर टॉपिक समझ आ गया है तो फटाफट से ये सारी चीजें देखो और हमें मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन करके कमेंट में बताओ कि इन चारों में से इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है। आगे चलते हैं। अगली चीज हमारे पास आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब ये मैं नहीं समझाऊंगी क्योंकि हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में बहुत डिटेल में इनमें से एक एक चीज को समझा है। देखो, पहली चीज क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट मोटिव के लिए, हम मनी अर्निंग के लिए, टू अर्न मनी हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अगली चीज है, बिजनेस में हम क्या करते हैं? या तो प्रोडक्शन करते हैं या परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। क्यों करते हैं? ताकि हम सेल कर सके, एक्सचेंज कर सके गुड्स एंड सर्विसेज को। किन चीजों को करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑन अ रेगुलर बेसिस करना है। एक बार फोन बेचा तो बिजनेस नहीं है, रेगुलर बेसिस पे करना है। क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। अगली चीज आती है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स एंड एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर तुम्हारा मोटिव है प्रॉफिट कमाना तो मैं बोलूंगी कि तुम बिजनेस कर रहे हो, पर जरूरी नहीं है कि तुम्हें प्रॉफिट होगा ही होगा। तुम्हें कई बार क्या हो सकता है? लॉस भी तो हो सकता है। क्यों हो सकता है लॉस? क्योंकि बिजनेस में रिस्क है। अब देखो, तुम ये भी तो समझो ना, हर कोई बिजनेस नहीं करता। ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, और बिजनेस बहुत कम लोग करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि नौकरी में कोई रिस्क नहीं है और बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क मतलब कि तुमने सोचा तो था प्रॉफिट होगा, बट कुछ भी ऐसा हो गया, कोविड आ गया, फ्लड्स आ गए, या डिमांड नहीं आई तुम्हारी चीजों की, कुछ भी ऐसा हो गया, आपके एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से आपको लॉस हो गया। तो रिस्क होता है बिजनेस में। ठीक है, रिस्क मतलब कि तुम्हें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, और रिस्क मतलब कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो नहीं होगा, बल्कि प्रॉफिट की जगह तुम्हें लॉस हो जाएगा। और रिस्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी बिजनेस तुम कर लो, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस तुम कर लो, रिस्क तो होगा। बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं चल सकता। तो रिस्क हर काइंड ऑफ बिजनेस में होता है, और क्योंकि बिजनेस में रिस्क होता है इसलिए बिजनेस में क्या होता है? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब वी हैव नो आइडिया अबाउट द फ्यूचर। अनसर्टेनिटी मतलब कि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, तो रिटर्न कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा, पैसा कितना आएगा, उसकी अनसर्टेनिटी, उसके बारे में हमें आइडिया ही नहीं है। और अनसर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि बिजनेस में रिस्क है। अगर रिस्क नहीं होता तो अनसर्टेनिटी नहीं होती, लेकिन रिस्क है तो इसलिए बिजनेस में अनसर्टेनिटी है। सो आई होप बिजनेस की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर होंगी। परचेज एंड प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए तो करते हैं, पर बिजनेस में रिस्क होता है। रिस्क मतलब कि लॉस भी हो सकता है, जिसकी वजह से बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है। मतलब आपको पता ही नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है। चलो, अगला टॉपिक हमारे पास देखो आता है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा बार इसमें से जो है क्वेश्चंस निकल के आते हैं। देखते हैं मतलब क्या है। सबसे पहले बिजनेस का, प्रोफेशन का, एम्प्लॉयमेंट का। बिजनेस का मतलब तो देखो तुम्हें अभी तक समझ आ ही गया होगा कि बिजनेस क्या होता है। एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करके या प्रोड्यूस करके सेल करते हैं। प्रोफेशन क्या होता है? देखो, प्रोफेशन जैसे कि आपने देखा होगा, सीए है, डॉक्टर्स हैं, ये लोग एक प्रोफेशनल्स हैं। इन्होंने कोई डिग्री करी होती है, ये वो डिग्री करके अपनी अंडर द प्रोफेशन काम कर रहे होते हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? जितने भी लोग किसी ना किसी कंपनी में, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई बैंक, कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई कॉर्पोरेट्स, कहीं भी जितने भी लोग कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, वो सब एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। बिजनेस को कैसे एस्टैब्लिश करते हो? प्रोफेशन को, एम्प्लॉयमेंट को। तो देखो, बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं चाहिए,
लिटरली कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें एक दुकान खोलो, दुकान का शटर खोल दिया तो बिजनेस खुल गया, दुकान का शटर बंद कर दिया, दुकान बिजनेस तुम्हारा बंद हो सकता है। तो कुछ नहीं चाहिए बिजनेस खोलने के लिए, एंटरप्रेन्योर का डिसीजन चाहिए। एक ओनर जो है वो डिसाइड करेगा कि बिजनेस करना है तो वो कर लेगा, वो डिसाइड करेगा बिजनेस बंद करना है वो बंद कर देगा, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये कुछ केसेस में होता है कि कुछ तुम्हें छोटी मोटी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, जैसे अगर तुमने कोई जगह रेंट पे ली है तो रेंट एग्रीमेंट बनवा लो, कुछ छोटी मोटी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी चीज, प्रोफेशन के लिए आपको क्या चाहिए? मेंबरशिप चाहिए प्रोफेशनल बॉडी की, एंड सर्टिफिकेट चाहिए प्रैक्टिस का। फॉर एग्जांपल, कल को मैं उठ के बोलूं सीए अंशिता जिंदल, मैं ऐसे नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके लिए पहले मुझे सीए करनी पड़ेगी, मुझे सीए के सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे, सीए की आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, एंड सीए की जो प्रोफेशनल बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मुझे उस प्रोफेशनल बॉडी में मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, उनसे लाइसेंस लेना पड़ेगा सीए बनने के लिए। सिमिलरली मैं कल को उठ के बोल दूं डॉक्टर अंशिता जिंदल, मैं वो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके लिए पहले मुझे एमबीबीएस करनी पड़ेगी और मुझे एक डॉक्टर बनना पड़ेगा, मुझे उनकी प्रोफेशनल बॉडी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ऐसे कोई भी मुंह उठा के नहीं बोल सकता कि भैया मैं तो सीए हूँ, डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें पहले डिग्री करनी पड़ेगी, उस प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। फिर बात आती है एम्प्लॉयमेंट की, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। सो देखो, मुझे जिस कंपनी के पास, जिस एम्प्लॉयर के पास काम करना है, मुझे उससे अपॉइंटमेंट का लेटर चाहिए होगा। वो लेटर लिख के देगा कि हाँ वो मुझे नौकरी पे रखना चाहता है, तभी मैं उनके पास जाके एम्प्लॉयमेंट ले सकती हूँ। दूसरी चीज आती है नेचर ऑफ वर्क, काम क्या करते हो? तो बिजनेस में तो हमें पता है हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं पब्लिक को। प्रोफेशन में हम क्या करते हैं? अपनी प्रोफेशनल पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट एडवाइस, अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज पर्सनलाइज्ड लोगों को देते हैं। पर्सनलाइज्ड क्यों बोला? क्योंकि हर डॉक्टर का पेशेंट को ट्रीट करने का तरीका अलग होगा, सीए का, लॉयर का, हर केस को अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज हम यहाँ पे देते हैं। गुड्स नहीं देते हम यहाँ पे क्या देते हैं? सर्विसेज देते हैं। एम्प्लॉयमेंट में देखो, एम्प्लॉयमेंट का पूरा चीज बहुत सिंपल है। इसमें मोस्टली चीजों का आंसर क्या होगा कि हमें हमारा एम्प्लॉयर जो बोलेगा हम वही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, काम क्या करोगे? जो भी हमें एम्प्लॉयर ने बोला एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ द सर्विस, यानी कि हमारे एम्प्लॉयर ने हमें जो बोला हम वही काम इसमें करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। दूसरी चीज आती है क्वालिफिकेशन। सो बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर मैं एक एमबीए हूं मैं तो भी बिजनेस कर सकती हूँ, अगर मैं एक 10th फेल भी हूं तो भी मैं बिजनेस कर सकती हूँ, दोनों के लिए अलाउड है। प्रोफेशन में हमें वही क्वालिफिकेशन चाहिए जिस चीज का हम प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। सीए बनना है, सीए का प्रॉपर पूरे सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे। डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस कर लो। लॉयर बनना है तो लॉ की डिग्री करो, एलएलबी एलएलएम कर लो, तभी लॉयर बन सकते हो। ऐसे नहीं बन सकते मुंह उठा के कोई 10th फेल बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, वही जो एम्प्लॉयर बोले, सिंपल, काम खत्म। एम्प्लॉयमेंट में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? जो तुम्हारा एम्प्लॉयर बोलेगा वही चाहिए। अगर एम्प्लॉयर बोलेगा कि मुझे एमबीए चाहिए तो सिर्फ एमबीए वाले लोग ही काम कर सकते हैं, उसके नीचे वाले लोग काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर एम्प्लॉयर बोलेगा कि मुझे तो भैया 10th फेल बंदा भी चलेगा, मुझे तो काम ही कराना है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि जो एम्प्लॉयर बोलेगा। काम क्या करोगे? जो एम्प्लॉयर बोलेगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? जो एम्प्लॉयर बोलेगा। ठीक है। रिटर्न और रिवॉर्ड, क्या कमाओगे? क्या बिजनेस में कमाओगे? प्रॉफिट। प्रोफेशन में कमाओगे फीस, डॉक्टर की फीस, लॉयर की फीस, सीए की फीस। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या कमाओगे? अगर ऑफिस जॉब है तो सैलरी, अगर रेगुलर जॉब नहीं है तुम्हारी तो वेजेस, सैलरी या वेजेस तुम कमाते हो एम्प्लॉयमेंट की केस में। अगली चीज आती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि पैसा कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो तुम्हें पता है अगर नौकरी चाहिए, नौकरी में तो कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, पैसा मिलेगा, एम्प्लॉयर तुम्हें पैसा देगा, तुम्हें खुद से कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। प्रोफेशन में तुम्हें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अपना क्लिनिक खोलने के लिए, अपना ऑफिस खोलने के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तुम्हें प्रोफेशन में करनी पड़ेगी। लेकिन बिजनेस में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट तुम्हें करनी पड़ती है। अपनी खुद की जगह रेंट पे लोगे, अपनी सारी इक्विपमेंट्स बनाओगे, अपनी मार्केटिंग करोगे, अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट्स वगैरह देते हो, बहुत सारी कैपिटल तुम्हें जो है बिजनेस के केस में लगती है। तो कैपिटल बिजनेस में सबसे ज्यादा, प्रोफेशन में थोड़ी सी चाहिए, कुछ खास नहीं चाहिए। एंड कैपिटल जो एम्प्लॉयमेंट में चाहिए दैट इज जीरो, कुछ भी कैपिटल एम्प्लॉयमेंट के केस में तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करनी है। अगली चीज आती है इसी में रिस्क। तो हमें पता है सबसे ज्यादा रिस्क होगा बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क ही नहीं है क्योंकि तुम्हें तो रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिलेगी। लेकिन प्रोफेशन के केस में थोड़ा सा रिस्क होता है। शुरुआत में रिस्क होता है कि शुरू में एक डॉक्टर के पास कस्टमर्स नहीं आएंगे, सीए के पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे, पर धीरे धीरे रेगुलर कस्टमर्स बन जाते हैं, रेगुलर क्लाइंट्स बन जाते हैं डॉक्टर, सीए, लॉयर के, तो इस केस में रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट के केस में तो लिटरली कोई भी रिस्क नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या मैं अपना बिजनेस किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकती हूँ? यस, मेरी जगह पे मेरा भाई बिजनेस कर सकता है, मेरे फैमिली मेंबर्स बिजनेस कर सकते हैं, मैं किसी को बेच सकती हूँ अपना बिजनेस, तो यस, इसमें पॉसिबल
है। लेकिन क्या मैं अपनी सीए की डिग्री किसी को ट्रांसफर कर सकती हूँ? नहीं। डॉक्टर की डिग्री, लॉयर की डिग्री नहीं। तो क्या अगर मुझे कोई नौकरी मिली है, क्या मैं कल को उठ के ऐसा बोल सकती हूँ मेरी जगह मेरा भाई नौकरी करेगा? नहीं। अगर वो नौकरी मुझे मिली है तो मैं ही कर सकती हूँ। तो बिजनेस के केस में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के केस में ये पॉसिबल नहीं है। अगली चीज आती है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट माने रूल्स। क्या बिजनेस को कोई रूल फॉलो करना है? कुछ नहीं, कोई रूल्स हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस है हमारा खुद का, हम ओनर है, हम रूल बनाएंगे, हमें फॉलो थोड़ी करने हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या रूल फॉलो करेंगे? जो एम्प्लॉयर बोलेगा, सीधी बात, ठीक है, बात खत्म। तो इसमें वही आपको फॉलो करना है जो आपका एम्प्लॉयर बोलेगा। प्रोफेशन में आप वो फॉलो करते हो जो भी आपके प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो आपकी प्रोफेशनल बॉडी बनाती है। फॉर एग्जांपल सीए के लिए हमारे पास प्रोफेशनल बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वो सारे सीए के लिए रूल बनाते हैं। पूरे इंडिया में अगर कोई भी सीए बन रहा है उसको क्या रूल फॉलो करना है ये हमें कौन बताएगा? ICAI। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें लॉयर बनना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। तो ऐसे ही अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो उसके लिए हमारे पास अलग बॉडी होगी, लॉयर है, सीए है, हर किसी के लिए अलग बॉडी होती है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़ेगा, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आप में से कई बच्चों ने मूवी देखी होगी कबीर सिंह। उस मूवी में क्या था कि कबीर सिंह एक डॉक्टर था। डॉक्टर ने क्या किया, एक इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में उसने अल्कोहल पी के एक पेशेंट का जो है ऑपरेशन कर दिया। ऑल्दो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, बट वो उसकी प्रोफेशनल बॉडी जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उनके रूल्स के अगेंस्ट था। तो ऐसे केस में क्योंकि एक डॉक्टर ने, उस मूवी में हमने देखा, क्योंकि एक डॉक्टर ने रूल फॉलो नहीं करा था इसलिए उसका जो लाइसेंस था 5 इयर्स के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। सो हमने क्या आज यहाँ से सीखा? हमने ये सीखा कि एक डॉक्टर क्या है, प्रोफेशनल है, और उसको जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, तो फिर वो डॉक्टर कबीर सिंह से नॉर्मल कबीर सिंह बन जाएगा, वो डॉक्टर का अपना जो है डेजिग्नेशन खो सकता है। सो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे जो आपकी प्रोफेशनल बॉडी ने आपको बताए हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बिजनेस के केस में एग्जाम्पल है कि आप नॉर्मल अपनी दुकान खोल लो, फैक्ट्री खोल लो। प्रोफेशन के केस में एग्जाम्पल है लीगल, मेडिकल प्रोफेशन एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एम्प्लॉयमेंट के केस में आप कोई भी कहीं भी जाके नौकरी कर लो, बैंक में जाके, इंश्योरेंस कंपनी में जाके, सरकारी कंपनी में जाके अगर आप नौकरी करोगे तो आप एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाओगे। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, पूरा डिफरेंस क्लियर होगा। कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगली चीज हमारे पास आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है गोल्स, कि भैया जी हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, ऐसा हमें क्या चाहिए बिजनेस में से जिसकी वजह से हमें बिजनेस करना पड़ रहा है। व्हाट आर द गोल्स व्हेन वी आर डूइंग अ बिजनेस? सो देखो, ऑब्जेक्टिव्स रेफर टू ऑल दैट द बिजनेस पीपल वांट टू गेट इन रिटर्न फॉर व्हाट दे डू। हम जो भी कर रहे हैं उसके बदले में हम जो भी चाहते हैं, रिटर्न में हमें जो भी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, मेरे बिजनेस का गोल है। सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस का होता है प्रॉफिट कमाना। हर बिजनेस का, आप ज्यादातर लोगों को पूछोगे बिजनेस क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं भाई, और क्या है। सो प्रॉफिट सबसे ज्यादा, इट इज रिगार्डेड एज एन एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर वेरियस रीजन। देखो, प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। अगर किसी का प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है तो हम उसको बिजनेस बोलेंगे ही नहीं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। सो प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट की वजह से आप इनकम कमा पा रहे हो, प्रॉफिट के थ्रू आप इनकम कमाओगे, अपना घर चलाओगे, अपना बिजनेस चलाओगे। प्रॉफिट की वजह से ही आप अपना, इट इज एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, ताकि जितने भी आपके खर्चे हो रहे हैं बिजनेस के, बिजनेस के सारे खर्चे उठा सको। फ्यूचर में कोई भी खर्चा होगा बिजनेस का, वो कहां से उठाओगे? प्रॉफिट में से। अपने बिजनेस की अच्छे से वर्किंग के लिए प्रॉफिट चाहिए। इट इज रिगार्डेड एज सोसाइटीज अप्रूवल। देखो, किसी बिजनेस को प्रॉफिट तभी होगा जब सोसाइटी उसके बिजनेस के सामान को खरीदेगी। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है मतलब सोसाइटी आपका सामान खरीद रही है, मतलब सोसाइटी आपको अप्रूव कर रही है, आपसे खुश है। एंड प्रॉफिट की वजह से क्या होता है? बिजनेस की रेप्यूटेशन बनती है। अगर किसी बिजनेस को लॉस हो तो उसकी रेप्यूटेशन डाउन चली जाती है। जैसे हमने शार्क टैंक में भी देखा था कि शार्क्स बोलते थे अरे अरे तुम्हें तो लॉस है, पर फिर लोग बोलते थे कि अरे तुम्हारे शार्क्स की खुद की कंपनीज को तो लॉस हो रहा है, तुम दूसरों को क्या बोल रहे हो। सो वहां पे क्या होगा? आपकी रेप्यूटेशन डाउन चली जाएगी अगर आपको लॉस होगा। तो प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा, रेप्यूटेशन उतनी आपकी ज्यादा होगी। अब प्रॉफिट तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है ही, वो तो हमें पता है, लेकिन प्रॉफिट ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो है, बट इट इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। सबसे जरूरी तो है पर अकेला प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है, और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के जो हम पढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आता है मार्केट स्टैंडिंग, यानी कि बाजार में अपनी पोजीशन को इंप्रूव करना भी एक ऑब्जेक्टिव है। कि हमें, अगर मैं पहले बाजार में, लेट्स से मेरा बिजनेस 10th नंबर पे आता था,
मुझे उसको इम्प्रूव कर करके बाकी बिजनेसेस से, बाकी अपने कंपटीशन से आगे लेकर के जाना है। मुझे मेरी मार्केट स्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है। अगली चीज मेरे पास आती है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है कुछ नया करना। तो देखो, दो चीजों में हम इनोवेशन कर सकते हैं। या तो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विस बना रहे हैं वही एक नए तरीके का प्रोडक्ट बनाए, एक नए तरीके की सर्विस बनाए जो पहले बाजार में किसी ने बनाई ही नहीं, पहले बाजार में कोई बेचता ही नहीं। या तो प्रोडक्ट या सर्विस जो बना रहे हो वही नया बना दो, उसी में इनोवेशन कर दो, या फिर जिस तरीके से वो बनाया जाता है। देखो, इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज नीडेड टू सप्लाई द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। या तो जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसी में इनोवेशन ले आओ, उसी को नया कर दो, या वो प्रोडक्ट जैसे बन रहा है उसके प्रोसेस में, उसकी रॉ मटेरियल में, उन चीजों में इनोवेशन लेके आओ ताकि वो प्रोडक्ट सस्ता बने और आप अपने कॉम्पिटिटर से सस्ते रेट पे प्रोडक्ट को बेच सको। या तो प्रोडक्ट नया बनाओ या नए तरीके से बनाओ ताकि वो सस्ता बने। ये इनोवेशन करना भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है। अगली चीज आती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब आप कितने इनपुट में कितना आउटपुट निकाल रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप 1 घंटे में 2 चैप्टर कर रहे हो या 1 घंटे में 1 चैप्टर कर रहे हो। तो अगर आप 1 घंटे में 2 चैप्टर पढ़ लेते हो तो मैं बोलूंगी आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, आप कम टाइम में ज्यादा काम कर रहे हो। तो बिजनेस का भी यही गोल है को कम टाइम में, कम पैसे में ज्यादा सामान प्रोड्यूस कर सके। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। प्रोडक्टिविटी इज असर्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। आउटपुट कितना हमने निकाला, कितने इनपुट में, और इसी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना ही किसी भी बिजनेस का जो है ऑब्जेक्टिव होता है। अगली चीज, अगला ऑब्जेक्टिव बिजनेस का हमारे पास आता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। फाइनेंशियल तो हमें पता है पैसा, फिजिकल रिसोर्सेज हमारे पास क्या होता है, कोई प्लांट हो गई, कोई मशीनरी, कोई ऑफिस बिल्डिंग, ये हमारे फिजिकल रिसोर्सेज में आते हैं। ये अच्छे से अच्छे सस्ते रेट पर इकट्ठे करने। फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए। इन रिसोर्सेज को इकट्ठा करना सस्ते दाम पे, ये भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है। अर्निंग प्रॉफिट तो हमने पढ़ ही लिया कि बिजनेस को सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। मैनेजर्स को अच्छी उनकी परफॉर्मेंस निकलवाना एंड उनको डेवलप करना। हमारे जो बिजनेस के मैनेजर्स हैं वो हमारे लिए सबसे जरूरी होते हैं हमारी प्रॉफिट कमाने के लिए, बिजनेस को संभालने के लिए। मैनेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैनेजर्स की इंप्रूवमेंट एक बिजनेस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट द बिजनेस एक्टिविटी, मैनेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सिमिलरली बाकी जो लोअर लेवल पे हमारे पास वर्कर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, उनके एटीट्यूड को इंप्रूव करना, ये भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है। सो वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड्स डिटरमाइन देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी एंटरप्राइज। सो क्या कह रहे हैं कि जितने अच्छे हमारे वर्कर्स होंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी किसी बिजनेस की। तो वर्कर्स को इंप्रूव करना भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड लास्टली हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। क्या बोला गया है, सोसाइटी के टुवर्ड्स ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस फर्म टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्क इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर। तो सोसाइटी के लिए भी काम करना हमारे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस में काम कौन कर रहा है, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कहां से आए, सोसाइटी से। आप बिजनेस का सामान किसको बेचोगे, कस्टमर को। कस्टमर कहां से आया, सोसाइटी से। सोसाइटी में सरकार है, इन्वेस्टर्स है, कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉइज है, हर कोई सोसाइटी से हमें मिलता है। तो हमें सोसाइटी का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें उनके साथ फ्रॉड नहीं करना, हमें पोल्यूशन नहीं करना, हमें कुछ गलत नहीं करना। सोसाइटी का ध्यान रखना भी बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेन ऑब्जेक्टिव आज की डेट में बन चुका है। सो क्या ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के, वो सारे हमने पढ़े हैं। आई होप सारे के सारे आपको क्लियर होंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पे आती है बिजनेस रिस्क के बारे में, कि रिस्क क्या होता है। तो रिस्क के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, स्टार्टिंग में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। देखते हैं बिजनेस रिस्क क्या है। टर्म बिजनेस रिस्क refers to the possibility of inadequate profits। क्या बोला गया है, रिस्क का क्या मतलब है कि एक पॉसिबिलिटी है कि मैंने जितना प्रॉफिट सोचा था उतना प्रॉफिट मुझे नहीं हुआ, उससे कम प्रॉफिट मुझे हो रहा है। कि मैंने तो सोचा था मुझे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, पर मुझे प्रॉफिट हुआ सिर्फ 5 लाख रुपए का, बाकी के 5 लाख कहाँ गए। तो ये भी रिस्क है कि जितना प्रॉफिट सोचा उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ, या फिर प्रॉफिट हुआ ही नहीं, हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। क्यों हुआ, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में मैंने शुरू में तो सोचा ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने साल के शुरू में सोचा, जनवरी में मैंने सोचा कि इस साल ना एंड तक, दिसंबर तक मैं 10 लाख रुपए कमा लूंगा, कुछ भी हो जाए, आई विल अर्न 10 लाख रुपीज। लेकिन जनवरी के बाद आप मार्च तक पहुंचे, मार्च में आ गया कोविड-19, तो अब तो तुम्हारा काम खत्म। अब तो तुम मार्च से दिसंबर में जाके काम नहीं कर पाओगे, ऑफलाइन बिजनेस तुम्हारा बंद हो जाएगा, तो अब तुम 10 लाख रुपए नहीं कमा पाओगे। तो यानी कि अब तुम्हें हो जाएगा लॉस। तो अब तुमने जितना प्रॉफिट सोचा था वो नहीं हो पा रहा है। इसी को
कोविड को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक रिस्क है हमारे लिए। ऐसे ही तुमने सोचा था अगले 2 महीने में बहुत अच्छे से काम करोगे, पर तुम्हारे एम्प्लॉइज छोड़ के चले गए, तुम्हारी मशीन खराब हो गई, फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक्स आ गए, कुछ भी हो सकता है, चोरी हो गई, आग लग गई, देयर कैन बी एनीथिंग। और किसी ने पहले से सोचा थोड़ी होता है कि कोविड आएगा, आग लग जाएगी, चोरी हो जाएगी, एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा। तो हमने सोचा तो नहीं था, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट लेकिन हो गया, एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई, जिसकी वजह से या तो मेरे प्रॉफिट जितना सोचा था उससे कम हुए, या फिर मुझे पूरा का पूरा लॉस ही हो गया। ऐसी सिचुएशन को, ऐसी पॉसिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं कि बिजनेस में रिस्क है। 2 तरीके के रिस्क होते हैं, एक होता है स्पेक्यूलेटिव, एक होता है प्योर। स्पेक्यूलेटिव मतलब कि तुम्हें गेन भी हो सकता है और तुम्हें लॉस भी हो सकता है। स्पेक्यूलेटिव मतलब कि तुम्हें कुछ ऐसा है जिसकी वजह से तुम्हें गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चेंज इन द प्राइसेस और चेंज इन द फैशन एंड टेस्ट ऑफ द कस्टमर। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि लेट्स से कस्टमर्स जो हैं, कस्टमर्स को पहले चाय ज्यादा पसंद आती थी, अब कस्टमर्स को कॉफी ज्यादा पसंद आने लग गई। तो अगर तुम्हारा चाय का बिजनेस होगा तो तुम्हें नुकसान होने लग जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा कॉफी का बिजनेस होगा तो तुम्हें फायदा होने लग जाएगा। तो चेंज इन द टेस्ट ऑफ कस्टमर ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। तो तुम्हें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है कि अगर चाय से कस्टमर जो है कॉफी पे शिफ्ट हुए तो चाय वाले बिजनेस को नुकसान होगा, कॉफी वाले बिजनेस को फायदा होगा। सो अगर तुम्हारा कॉफी का बिजनेस है तुम्हें फायदा हो सकता है। लेकिन प्योर रिस्क इसका उल्टा है। प्योर रिस्क ऐसी चीज है जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, ठीक है, उसमें तुम्हें जो है प्रॉफिट नहीं हो सकता। इट इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, उसमें तुम्हें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल द चांस ऑफ फायर, थेफ्ट एटसेट्रा। तो अगर तुम्हारे बिजनेस में आग लग गई, उसमें तुम ऐसा नहीं बोलोगे कि प्रॉफिट भी हो सकता है। आग लग गई, या तो नुकसान होगा या नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं हो सकता। चोरी हो गई, नुकसान होगा नहीं होगा, चोरी हो गई तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। सो प्योर रिस्क मतलब जिसमें रिस्क ही रिस्क है, या तो चोरी हो जाए, आग लग जाए, जिसमें नुकसान होगा या नहीं होगा, प्रॉफिट तो नहीं होगा। लेकिन स्पेक्यूलेटिव रिस्क मतलब जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो आई होप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला हमारे पास अगेन इसी में इंपॉर्टेंट एक आगे चीज आती है विच इज नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है। देखो पहली चीज है इट अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब था, हमने पहले भी पढ़ा था, मुझे कोई आइडिया नहीं है फ्यूचर में क्या होगा। किसी ने सोचा नहीं था कि मार्च में लॉकडाउन लग जाएगा, कोविड आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो अनसर्टेनिटी मतलब कि फ्यूचर का किसी को नहीं पता, किसी को आगे का कुछ नहीं पता, जिसकी वजह से रिस्क होता है। सोचो अगर मुझे पता होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है तो रिस्क है ही नहीं ना। मुझे तो पता है फ्यूचर में क्या होगा, तो मुझे रिस्क है ही नहीं। मुझे पहले से पता चल गया कोविड आएगा, मैंने पहले से सारी तैयारियां करके रखी थी, तो रिस्क होगा ही नहीं। बट क्योंकि हमें फ्यूचर का नहीं पता, इसलिए हमें क्या हो रहा है, रिस्क हो रहा है बिजनेस में। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। एसेंशियल मतलब कि रिस्क के बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। मैंने पहले भी बोला था कोई बिजनेस नहीं होगा जिसको रिस्क नहीं है। छोटे से बड़े बिजनेस को सबको रिस्क होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। हाँ, ये हो सकता है कि किसी को रिस्क ज्यादा है, किसी को रिस्क कम है। फॉर एग्जाम्पल जितना छोटा बिजनेस होगा रिस्क उतना कम होगा, लेकिन जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा पैसे डूबने का। तो डिपेंड कर सकता है, पर होगा जरूर। किसी का रिस्क जीरो तो नहीं हो सकता, कम ज्यादा हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ अर्निंग ऑफ रिस्क टेकिंग। अब लोग रिस्क ले क्यों रहे हैं, मैं कहती हूँ रिस्क है बिजनेस में, पर लोग फिर भी रिस्क क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रिस्क है तभी तो प्रॉफिट है। रिस्क है तभी तो प्रॉफिट है, बिना रिस्क के तुम प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। हाँ, लॉस तो हो सकता है पर प्रॉफिट भी तो हो सकता है। सो या तो रिस्क कमा ले लो और प्रॉफिट कमा लो, या रिस्क मत लो और प्रॉफिट मत कमाओ, ठीक है। सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अगली चीज आती है कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। क्यों होता है बिजनेस रिस्क? तो पहली चीज आती है नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस में मेरे पास आता है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया कोविड-19, हमारे पास आ गए फ्लड्स, हमारे पास आ गए अर्थक्वेक्स। तो ये सारी चीजें जो है नेचुरल कॉजेज है, नेचर की वजह से हुआ है। इसमें किसी इंसान का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का लेना देना नहीं है। सो कोविड-19 हो सकता है, ठीक है, फ्लड्स है, अर्थक्वेक्स है, ये हमारे नेचुरल रिस्क में आते हैं, नेचर की वजह से होने वाले, नेचर की वजह से होने वाले रिस्क हैं, ठीक है। ह्यूमन कॉजेज में आएगा इंसानों की वजह से होने वाले रिस्क। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने चोरी कर दी मेरे बिजनेस में, मेरा जो अकाउंटेंट था उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, या जो मेरे एम्प्लॉइज थे वो स्ट्राइक पे चले गए, इन चीजों की वजह से, या जो मेरे एम्प्लॉइज थे वो काम छोड़ के चले गए, तो इंसानों की वजह से होने वाले रिस्क को हम बोलेंगे ह्यूमन कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस मतलब पैसा, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होने वाली जो रिस्क है उनको हम बोलेंगे, कभी डिमांड कम हो गई मेरे सामान, मेरे चीजों की, तो ऑब्वियसली मुझे इकोनॉमिक रिस्क होगा। इसके अलावा कुछ एक और कॉजेस आते हैं जैसे कि पॉलिटिकल कॉजेस। तो कुछ
फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि बीजेपी मेरे बिजनेस के हक में फैसले लेती थी, अब अगर बीजेपी चली गई और कांग्रेस आ गई तो वो मेरे हक में फैसले नहीं लेगी, तो मेरे लिए वो रिस्क है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आम आदमी पार्टी, वो स्कूल्स के ऊपर बहुत फोकस करती है, वो स्कूल्स को बहुत इंप्रूव करते हैं, तो अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो स्कूल्स का फायदा होगा, अगर कोई और पार्टी आएगी तो नहीं होगा। सो पॉलिटिकल कॉजेज है, अगर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आई जिसकी आइडियोलॉजी आपके साथ मैच नहीं होती तो वहां पे आपको जो है पॉलिटिकली रिस्क हो सकता है। ठीक है, सो ये हो गई हमारी सारी चीजें, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क क्यों होता है। ठीक है जी, अगली चीज हमारे पास आती है एक अनदर टॉपिक, यहाँ से हमारा ऑल टुगेदर एक नया टॉपिक शुरू होता है, दैट इज अबाउट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री क्या है, यहाँ से हमारा एक ऑल टुगेदर नया टॉपिक स्टार्ट होता है। तो देखो इंडस्ट्री क्या है। द टर्म इंडस्ट्री इज यूज्ड टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोवाइडिंग या प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ बहुत सारी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान प्रोड्यूस करती हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान प्रोड्यूस करती हैं, तो इंडिविजुअली मैं उनको बोलूंगी कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, लेकिन इकट्ठे मैं उनको क्या बोलूंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। अब बहुत सारे स्कूल्स हैं तो अलग अलग मैं उसको बोलूंगी ये स्कूल वो स्कूल, लेकिन इकट्ठे में क्या बोलूंगी, टीचिंग इंडस्ट्री या स्कूल की इंडस्ट्री। ठीक है, ऐसे ही जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं मैं सबको मिला के बोलूंगी टीचिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री मैं उनको बोलूंगी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उनको हम मिलके इकट्ठा करके क्या बोलेंगे, रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री, खाने की इंडस्ट्री। तो जब बहुत सारी कंपनीज जो सेम तरीके का काम कर रही हैं, ऐसे सारी इंडस्ट्री, ऐसे सारी इंडिविजुअल कंपनीज के ग्रुप को, वो सारी कंपनीज जो सिमिलर काम कर रही हैं, उन सभी कंपनीज के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे कि वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, खाने पीने की इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री रेफर्स टू all the manufacturing units producing textile or goods from cotton। तो कॉटन टेक्सटाइल मतलब वो सारी कंपनीज आ जाएंगी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कॉटन से कपड़े बनाती हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब जैसे आपको पहले भी आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रीज तीन तरीके की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, विच आर कंसर्न्ड विद extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organisms, plants, etc. प्राइमरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो नेचर के साथ जो है प्रोडक्शन करती है, जैसे कि हम लोग जो है अगर फार्मिंग कर रहे हैं या फिर एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, चीजों को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर एनिमल्स की रिप्रोडक्शन से, एनिमल हस्बेंड्री करके या प्लांट्स की मदद से हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। विद इन प्राइमरी इंडस्ट्री दो चीजें आती हैं, एक तो हो गई जैसे फार्मिंग और दूसरी हो गई एनिमल हस्बेंड्री की। तो फार्मिंग में हमारे पास देखो क्या आता है, फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हमारे पास क्या आता है कि हम जमीन से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जमीन से खोद के हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है जैसे कि फार्मिंग है, माइनिंग है, फिशिंग ऑपरेशंस है, ये इंपॉर्टेंट हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आती है, जो जमीन से खोद के कुछ एक्सट्रैक्ट कर रही हैं। दूसरा होगा जेनेटिक इंडस्ट्री, जो एनिमल्स की ब्रीडिंग पे काम कर रही है, एनिमल्स की रिप्रोडक्शन से जो है अपना कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही है, जैसे कि फिशिंग हो गई। ठीक है, so engaged in breeding plants and animals for their use in further reproduction। activities of cattle breeding, कैटल को हम आपस में ब्रीड करवाते हैं। ठीक है, पोल्ट्री फार्म्स हो गए एंड फिश हैचरीज हो गई, ये लोग जो है जेनेटिक इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। अगली इसके बाद हमारे पास सेकेंड इंडस्ट्री आती है, वो है मेरी सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसमें हम क्या करते हैं, उन चीजों का यूज करते हैं जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट करी थी, उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करके हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, वो मेरी सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। तो देखो क्या बोला है, दीज आर कंसर्न्ड विद यूजिंग मटेरियल्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज। तो पहले मैंने प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, नेचर को यूज करके एज अ रॉ मटेरियल मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाया, फिनिश गुड बनाया। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैं क्या करूंगी, जो भी प्राइमरी लेवल पे हमने जो भी चीजें फाइनली प्रोड्यूस करी थी उनको वापस से एज अ रॉ मटेरियल यूज करूंगी और कुछ और फिनिश प्रोडक्ट बनाऊंगी जो हम फाइनली बाजार में जाके कस्टमर को बेच सकते हैं। ठीक है जी, तो ये उन चीजों का यूज करते हैं जो ऑलरेडी प्राइमरी स्टेट पे हमने एक्सट्रैक्ट कर ली है, जैसे कि माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज प्राइमरी इंडस्ट्री। माइनिंग हमारी क्या थी, प्राइमरी थी, पर माइनिंग करके हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब उस आयरन को हम क्या करने वाले हैं, उससे हम स्टील बनाने वाले हैं, तो वो मेरा क्या आ जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। सेकेंडरी इंडस्ट्री की दो टाइप्स होती है, पहली मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन तो सबको पता है कि हमने ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर दिया,
कोई डैम कंस्ट्रक्ट कर लिया, कोई रोड हमने कंस्ट्रक्ट करी, कोई घर हमने कंस्ट्रक्ट किया, तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मेरे पास फर्दर 4 टाइप्स आती है। एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री हो गए जैसे कि हमारी ऑयल की इंडस्ट्री इसमें आती है कि हमारे पास एक चीज है, हम उस एक चीज को, ऑयल रिफाइनरी की इंडस्ट्री यहाँ पे आती है कि हमारे पास एक सिंगल चीज है, हमने उसको रिफाइन कर दिया और उसमें से काफी सब प्रोडक्ट्स निकाल दिए। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में मेरे पास आती है सीमेंट की इंडस्ट्री की फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किया और एक चीज बना दी, यानी कि एनालिटिकल की उल्टी होती है सिंथेटिक इंडस्ट्री। एनालिटिकल में एक चीज ली, उसको रिफाइन किया और उसमें से बहुत सारे सब प्रोडक्ट्स निकाले जिनका सबका अलग अलग यूज होगा। लेकिन सिंथेटिक में हमने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग चीजों को लिया और उनको इकट्ठा करके जो है एक चीज बना दी। तो एनालिटिकल में एक से बहुत सारी चीजें बनाई, लेकिन सिंथेटिक में क्या होगा, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके एक सिंगल फिनिश प्रोडक्ट बना दिया। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हो गई जैसे हमारी शुगर की इंडस्ट्री है कि एक लंबा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके अंदर हम शुगर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री में हमारी हो गई जैसे कि कार की इंडस्ट्री, जिसमें हम सारे पार्ट्स को अलग अलग बनाते हैं एंड लास्ट में असेंबल करके एक सिंगल गाड़ी बना देते हैं। तो ये चारों हो गई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एंड मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसके अंदर आई, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आ गई। लास्ट इंडस्ट्री में पास आ जाएगी मेरी टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी में क्या होता है कि वो सपोर्ट सर्विसेज देते हैं, प्राइमरी सेक्टर को भी एंड सेकेंडरी सेक्टर को भी, उन दोनों को सपोर्ट सर्विसेज देने वाली इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, टर्शरी इंडस्ट्री। एंड उसके साथ साथ इनकी जो एक्टिविटीज होती हैं दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू द ट्रेड। ट्रेड क्या है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी आर ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग की सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज, वेयर हाउसिंग की सर्विसेज, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग। तो सारी वो सर्विसेज जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं, उन सभी सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं कि वो टर्शरी इंडस्ट्री के अंडर आती हैं। तो अगर कोई बैंकिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की कंपनीज में काम करता है, वो कंपनीज क्या है, हमारी जो भी सर्विसेज दे रही हैं, वो सारी कंपनीज, वो सारी सर्विस इंडस्ट्रीज हमारी किसके अंदर आती हैं, टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। तो प्राइमरी क्या हुआ, नेचर को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया और उससे कुछ प्रोडक्ट बनाया। जो प्रोडक्ट प्राइमरी ने बनाया उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करके फर्दर कुछ बनाया सेकेंडरी इंडस्ट्री ने। एंड प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों की मदद करने के लिए, इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए क्या आई, टर्शरी इंडस्ट्री आई, जिसने क्या किया, बैंकिंग और ये सारी सर्विसेज देके टर्शरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करा। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर हमारे पास छोटा सा टॉपिक आता है ट्रेड एंड कॉमर्स का। तो देखो जो कॉमर्स है उसमें दो चीजें हमारे पास आती थी, एक था ट्रेड, एक था इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ लिया, दूसरी चीज मेरे पास आई सिर्फ और सिर्फ ट्रेड। ट्रेड क्या है, हम जब गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद और बेच करते हैं, जब बाय एंड सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, तो हम उसको ट्रेड बोलते हैं। अब अगर ये जो ट्रेड है मेरी कंट्री के अंदर ही हो, विद इन कंट्री अगर ये ट्रेड होगा तो मैं उसको क्या बोलूंगी, इंपोर्ट ट्रेड बोलूंगी। लेकिन अगर आउटसाइड द कंट्री होगा तो मैं उसको एक्सपोर्ट ट्रेड बोलूंगी। ठीक है, जिसमें हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको हम आउटसाइड द कंट्री जो हमारी ट्रेड होती है तो वो एक्सटर्नल ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसमें होता है। इंटरनल ट्रेड जो विद इन माई कंट्री होता है, विद इन द बाउंड्रीज, वो होता है, इसमें होलसेलर एंड रिटेलर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। होलसेलर्स और रिटेलर्स इंटरनल ट्रेड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लास्ट इसमें मेरे पास आता है इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है कि मान लो अमेरिका से कोई चीज आई, वो इंडिया में आई, इंडिया में सिर्फ पोर्ट पे आई, इंडिया में हमने उस चीज को यूज नहीं करा, बट इंडिया में वो आई एज थ्रू द शिप, और वही शिप आगे इंडिया के बाद जापान चली गई, या फिर लेट्स से वो शिप नंबर 1 में आई, इंडिया में आई, हमने उसको फर्स्ट शिप से अनलोड करके दूसरी शिप में लोड कर दिया, यानी कि वो इंडिया में आई तो सही पर इंडिया में यूज नहीं हुई, इंडिया से ही बाहरों बाहर दूसरी साइड चली गई, इंडिया से बाहर की बाहर जापान चली गई। ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, इंटरपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। सो जब एक कंट्री से सामान आए दूसरी कंट्री में जाए, बट इन दोनों के बीच में अगर हमारा देश एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करे तो हम उसको इंटरपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। सो देखो, अगर इंडिया में ही सामान यूज हो गया कि मैंने दिल्ली से कोई चीज खरीदी और हरियाणा में बेच दी तो वो इंटरनल ट्रेड होगा। पर अगर मैंने अमेरिका से कोई चीज खरीदी और इंडिया ले आई तो वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड होगा। पर अगर अमेरिका से कोई चीज इंडिया तो आई पर इंडिया में यूज नहीं हुई, इंडिया ने उसको आगे जापान में बेच दिया, जापान में भेज दिया,
तो वो एंटर पोर्ट ट्रेड होगा। इंडिया ने सिर्फ एज ए इंटरमीडिएरी काम किया और वो काम करने का पैसा ले लिया, तो उसको हम एंटर पोर्ट ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, लास्ट चीज हमारे पास आती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, या जिसको हम एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं, कि ऐसी चीजें जो ट्रेड करने में मदद करती है। ट्रेड क्या था? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए जो चीजें, जो सर्विसेज हमें मदद करती हैं, उनको हम एड्स टू ट्रेड में या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में पढ़ते हैं। अब देखो क्या क्या चीजें हैं जो मुझे यहाँ पे मदद करेंगी। पहली तो है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में हमारे जो है हमें ट्रक्स की जरूरत होती है, तो वो कंपनी जो ट्रक्स चलाती हैं, बसेस चलाती हैं, ट्रेन हो गई, शिप हो गई, वो कंपनी जिनके शिप होते हैं, जिनके एयरक्राफ्ट होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज देते हैं और उनको हम पैसे देते हैं, तो वो एड्स टू ट्रेड में आते हैं। कम्युनिकेशन के लिए वो कंपनी जो इंटरनेट की सर्विसेज हमें देती हैं, हमें कॉलिंग की सर्विसेज जो देती हैं, वो कंपनीज इसमें आ जाती हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस की सर्विसेज, क्योंकि देखो पैसे की जरूरत सबको है, ठीक है ना, पैसे के बिना हम बिजनेस नहीं कर सकते, तो वो सारी कंपनीज जो बैंकिंग का काम करती है, HDFC, ICI, एक्सिस बैंक, वो इसमें आती हैं। ये हमारी पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की जो ये चीजें हैं, ये हमारी जगह की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, कि एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेके जाने की प्रॉब्लम को ये लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगली चीज आती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारे रिस्क को कवर करती है। हमें पता है बिजनेस में रिस्क है, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। अब मुझे ये डर है कि फ्यूचर में कुछ गलत हो गया, मेरा पैसा डूबेगा, लेकिन अगर मैं इंश्योरेंस ले लूंगी तो मेरा रिस्क कवर हो जाएगा, और मुझे अगर लॉस हुआ भी तो इंश्योरेंस कंपनी वो सारे का सारा पैसा भर देगी, मेरे लॉस को कवर कर देगी, तो रिस्क को कवर कर देती है। वेयर हाउस मेरी स्टोरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, कि मुझे मेरा सामान स्टोर करने में हेल्प करती है। एंड एडवर्टाइजमेंट से ऑब्वियसली मेरी मार्केटिंग होती है, तो मेरे जो प्रोडक्ट की डिमांड है, मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है बाय द कस्टमर्स, वो बढ़ती है। ठीक है जी, तो ये क्या करती है? डिमांड को इंक्रीज करने में हेल्प करती है मुझे। एडवर्टाइजमेंट की जो सर्विसेज है, मार्केटिंग की जो सर्विसेज है, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करने में मुझे मदद करती हैं। सो आई होप ये सारी सर्विसेज आपको अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, डिमांड अगर बढ़ानी है तो एडवर्टाइजमेंट कर लो, स्टोरेज की प्रॉब्लम अगर आपको है तो वेयर हाउस ले लो। ठीक है, अगर आपको अपना रिस्क कवर करना है तो इंश्योरेंस ले लो। अगर पैसे की जरूरत है, पैसे इकट्ठा करने की, या पैसे को इन्वेस्ट करने की, या पैसे को सेव करने की, पैसे को संभाल के रखने की, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस की सर्विसेज ले लो। एंड अगर एक जगह से दूसरी जगह आपको सामान भेजना है, आपकी जगह की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की सर्विसेज आप ले सकते हो। कम्युनिकेशन की मदद से आप एक जगह पे बैठे बैठे दूसरी जगह पे बात कर सकते हो। ठीक है, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आपकी यहाँ से सॉल्व हो जाती है। सो बेसिकली आपको ट्रेड करने के लिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत है, वो सारी की सारी चीजें आपको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में मिल जाएंगी। कोई भी चीज आपको चाहिए बिजनेस करने के लिए, वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप बहुत स्मूथली अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। सो ओवरऑल हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? पहले थोड़ा सा आपको याद करना है हिस्ट्री। जो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स पे आपको पढ़ाया उतना ही याद कर लो, आपके लिए बुक के, आपके एग्जाम्स के लिए इनफ होगा। फिर हमने पढ़ा बिजनेस क्या है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड बिजनेस में रिस्क क्या है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हमारा कॉमर्स का। कॉमर्स में दो चीजें हमने पढ़ी, इंडस्ट्री और ट्रेड। इंडस्ट्री थी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री। ट्रेड में था बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ट्रेड को मदद करने वाले सारे के सारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आई होप पूरे का पूरा चैप्टर आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। विल श्योरली रिप्लाई। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।